ड्रामे के स्टार्ट में हम हमारे ड्रामे की हीरोइन को देखते हैं। ये अपने सामने बैठे हुए डॉक्टर्स की टीम को बता रही होती है कि मेरा नाम कैंग बटना है और मैं एक डेमन हूँ और मैं एक लड़की की बॉडी को पोजेस कर चुकी हूँ। मैं इस बॉडी को चूज तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं जब खुद को मिरर में देखती हूँ तो अच्छा फील करती हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की की बॉडी में हूँ। इसकी बातें सुनकर सब हैरान हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं कि ये कैसी बहकी बातें कर रही है। एक डॉक्टर इससे पूछता है कि इसका मतलब है कि कैंग बचना मर चुकी है क्या? ये इस सवाल पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि केरियल कैंग बचना खून में लथपथ रोड पर गिरी होती है। किसी ने इसे स्टैब किया होता है और इसकी डेथ हो जाती है, और फिर इसकी रूह चलती हुई एक डोर के सामने आती है जो कि हेल का डोर होता है। ये डरते हुए घबराते हुए अंदर आ जाती है। इस हेल में उन लोगों को पनिश किया जाता है जो कि दुनिया में किसी का मर्डर कर चुके होते हैं, जो कि मर्डरर्स होते हैं, उनको पनिश किया जाता है। ये बाय मिस्टेक इस हेल में आ जाती है। यहाँ पर एक लड़की को फिर हम देखते हैं जो कि असल में डीमन होती है और ये यहाँ की जज होती है। इसका नाम जस्टिसिया होता है। इसके कहने पर इसका असिस्टेंट तमाम मर्डरर्स को पनिश करके हमेशा हमेशा के लिए नरक में भेज रहा होता है। इसके असिस्टेंट का नाम विलाक होता है। जब वो कैंग बटना को देखता है तो कहता है कि ये लड़की कौन है, यहाँ पर क्यों आई है, इसका तो नाम लिस्ट में है ही नहीं है, शायद ये बाय मिस्टेक ही यहाँ पर आ गई होगी। जस्टिसिया कहती है कि कोई बात नहीं, अगर इसका नाम लिस्ट में नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम फिर भी इसको पकड़ो और पनिश करके हमेशा हमेशा के लिए इसको नर्क में भेज दो। कैंग बटना कहती है कि प्लीज ऐसा ना करें, मैंने तो किसी का मर्डर नहीं किया हुआ है, इनफैक्ट मेरा मर्डर हुआ है, तो मैं ये पनिशमेंट डिजर्व नहीं करती हूँ, प्लीज मुझे ना मारो। विलॉक भी जस्टिसिया से कहता है कि हमें इसे पनिश नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मर्डर नहीं है। ऐसा ना हो कि हम दोनों इसको पनिशमेंट दे दें तो फिर बाद में हमें बेल पनिश करे। बेल असल में इस हेल का इंचार्ज होता है, लेकिन जस्टिसिया कहती है कि टाइम वेस्ट ना करो, तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ, जल्दी से तुम इसको पनिशमेंट दो और इसको हमेशा हमेशा के लिए नर्क में भेज दो। लेकिन ये तो फिर भी इंसिस्ट कर रहा होता है कि नहीं, मैं इसको पनिशमेंट नहीं दे सकता हूँ। जस्टिसिया इसके हाथ से खुद ही नाइफ को पकड़ती है और फिर वो बीटा को स्टैब करके हमेशा हमेशा के लिए नर्क में भेज देती है। इतने में वहाँ पर बेल भी आ जाता है। इसकी बॉडी के पीछे टेंटिकल्स लगे हुए होते हैं। वो आकर जस्टिसिया को कहता है कि तुमने एक इनोसेंट लड़की को पनिशमेंट दी है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जस्टिसिया तो इसको कहती है कि मैं किसी इनोसेंट को पनिशमेंट नहीं दे सकती हूँ, मैं तो बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं बड़ी आसानी से रिकग्नाइज कर लेती हूँ कि किसने जुर्म किया है, किसी का मर्डर किया है और किसने नहीं किया है, कौन इनोसेंट है और कौन कल्प्रिट है। और मुझे पता है कि ये लड़की किसी ना किसी का तो मर्डर करके आई हुई होगी, इसीलिए तो वो इस हेल में आ गई, वरना वो यहाँ पर ना आती, और इसीलिए मैंने इसको सजा दी है। बेल इसको कहता है कि तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम मुझसे आर्ग्यू करो, मैं तुम्हें अभी के अभी सजा देता हूँ। और फिर वो अपनी टेंटिकल से इसको पकड़कर हवा में उठाता है और कहता है कि तुम्हारी सजा ये है कि तुम दुनिया में जाओ और 1 साल के अंदर अंदर तुमने 10 मर्डरर्स को सजा देकर हेल में भेजना है, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम्हें नर्क में हमेशा हमेशा के लिए भेज दूंगा। वो जस्टिसिया के साथ साथ विलाक को भी दुनिया में भेज देता है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं बीटा को, हम देखते हैं ये मरी हुई पड़ी हुई होती है और जस्टिसिया इसके पास आकर बैठ जाती है। इसके फॉरहेड पर वो अपना हाथ रखती है तो इसे सब दिखाई देने लगता है कि बीटा का मर्डर कैसे हुआ था। एक लड़का हम देखते हैं जिसका मुंह कवर होता है, ये बीटा के पीछे पीछे भाग रहा होता है और इसको स्टैब करके मार डालता है। ये इसका कार्ड चेक करती है तो इसको पता चलता है कि इसका नाम कैंग बीटा है और ये एक जज है। ये स्मोक बनकर इसकी बॉडी में समा जाती है और यहाँ पर फिर हम देखते हैं ये इन डॉक्टर्स को अभी भी अपनी स्टोरी बता रही होती है कि मैं कैसे कैसे एक लड़की की बॉडी में आ गई थी। फिर ये एंड में इनको कहती है कि अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों में से किस किस को मेरी स्टोरी झूठी लगी और किस किस को मेरी बात पर यकीन है कि मैं सच कह रही हूँ। और फिर वो बड़े स्केप्टिकल से अंदाज में मुस्कुराने लगती है और यहाँ से हमारा फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। ये तो बस इस एपिसोड का इंट्रो ही था। यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि ये एक डॉक्टर के साथ बातें करते हुए आ रही होती है। असल में इन डॉक्टर्स को ये उस रात बर्फ में बेहोश हालत में मिली थी और ये इसे हॉस्पिटल में लेकर आए थे और इसका इलाज कर रहे थे। इन डॉक्टर्स को महसूस होता है कि इस एक्सीडेंट की वजह से ये मेंटली डिसेबल हो रही है, क्योंकि ये बड़ी अजीबोगरीब सी बातें करने लगी हुई है जो इन डॉक्टर्स के समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। अब इनको क्या पता कि ये अजीबोगरीब बातें इसलिए कर रही है कि जो रियल वाली बेटा है वो तो मर चुकी है और ये तो वाकई में कोई डेमन है। एनीवेज ये डॉक्टर इससे यही कह रही होती है कि हमें लगता है तुम्हें अपनी मेंटल ट्रीटमेंट के लिए किसी ना किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
अगर तुम हम पर भरोसा नहीं करती हो, अगर तुम्हें हमारी ट्रीटमेंट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, तो तुम कहीं और से अपना चेकअप करवा सकती हो। और फिर वो इसको मेंटल डिसेबिलिटी की जो इसकी रिपोर्ट होती है वो इसको दे देती है। ये इसको बाय कहकर चले जाते हैं और डॉक्टर इसको देखते हुए बड़ी परेशान सी और सैड सी दिखाई देती है, जिससे हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है कि शायद जो रियल वाली बेटा होगी वो काफ़ी नाइस लड़की होगी, काफ़ी काइंड होगी, और इस वजह से इसकी ये हालत देखकर ये डॉक्टर दुखी हो रही होती है कि ये इतनी अच्छी लड़की को क्या हो गया है। अगले सीन में हम देखते हैं ये कोर्ट में आती है। यहाँ पर हमारे ड्रामे के हीरो का केस चल रहा होता है। इसका नाम लेफ्टिनेंट डियॉन हॉर्न होता है। मैं इसका नाम शॉर्ट करके डियॉन ही लूँगी। बेटा यहाँ पर बहुत ही कैजुअली से आकर बैठ जाती है। इसके हाथ में जूस होता है। ये जूस को पीने लगती है, कैन को ऐसे खोलती है जैसे ये कॉलेज की कैंटीन में बैठी हुई हो, ये कोर्ट हो ही ना। फिर वो डियॉन से कहती है कि बताओ क्या मामला है तुम्हारा। वो कहता है कि मैं एक चोर को पकड़ रहा था, इसने हाथ में नाइफ पकड़ा हुआ था, मैंने इसे ट्रिक करके दीवार के साथ लगाया और इसका चाकू छुड़ाया और बाद में मैंने इसे जेल में भेज दिया। कोर्ट ने थोड़ा सा इसको फाइन चार्ज किया और इसको छोड़ दिया, और अब इसने बाहर आकर उल्टा मुझ पर ही केस कर दिया है कि मैंने इसका हाथ तोड़ा, जो कि झूठ है, मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। यहाँ पर उस चोर का, ऑफेंडर का जो लॉयर होता है वो कहता है कि आपने वाकई में इसका हाथ तोड़ा था, अब तो वो खाना भी ठीक तरह से नहीं खा पा रहा है। बेटा कहती है कि खाना क्यों खिलाना है इस किस्म के ऑफेंडर को, ये भूख से मर ही जाए तो अच्छा है। ये प्रोसिक्यूटर कहता है कि ये आप किस किस्म की बात कर रही हैं, आप तो जज हैं, आपको इस तरह की बात कोर्ट में सबके सामने नहीं करना चाहिए। वो कहती है कि मैं और क्या बोलूं, क्या मिस्टर डियॉन ने गलती की ऐसे ऑफेंडर को पकड़कर, या फिर इसको ये कहना चाहिए था कि प्लीज़ क्या आप अपना नाइफ मुझे दे सकते हैं, या फिर आप इस नाइफ से मेरी हत्या कर सकते हैं, मेरा मर्डर कर सकते हैं, मैं इज्जत से आपके हाथों मरना चाहता हूँ। ये बात सुनकर डियॉन तो हंसने लग जाता है और ये सब सोचने लगते हैं कि ये जज एकदम से इतना चेंज सा बिहेवियर क्यों करे, ये पहले तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। फिर बेटा डियॉन के केस को डिस्चार्ज कर देती है, उसको बिना सज़ा दिए ही माफ़ करके छोड़ देती है। और फिर वो इस प्रोसिक्यूटर से भी कहती है कि दोबारा मेरे पास इस किस्म के फजूल केसेस लेकर ना आना, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। फिर ये बाहर आती है। यहाँ पर बच्चे कानून की मूर्ति को देखकर अपने पेरेंट्स से सवाल कर रहे होते हैं कि ये जो मूर्ति होती है कानून की, इसकी आंखों पर हमेशा पट्टी क्यों बंधी हुई होती है। तभी यहाँ पर बेटा भी आ जाती है। बेटा को देखकर ये बच्चे कहने लग जाते हैं कि आप तो जज हैं, क्योंकि आपने जज वाला कोट पहना हुआ है, तो आप हमें बताएं कि इस स्टैचू की आंखें हमेशा कवर अप क्यों होती हैं। यहाँ से हम देखते हैं डियॉन भी किसी से फ़ोन पर बात करता हुआ खुशी खुशी बताता हुआ आ रहा होता है कि मुझे जज ने अक्विट कर दिया है, रिलीज़ कर दिया है, मुझे सज़ा नहीं दी है। ये भी रुककर इन बच्चों की बातें बड़े गौर से सुनने लगता है। बेटा इन बच्चों को कहती है कि मैं जज नहीं हूँ, मैं तो एक डीमन हूँ। बच्चे इससे कहते हैं कि तुम डीमन कैसे हो सकती हो, डीमन तो बहुत ही अगले होते हैं, लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हो। ये बात सुनकर बेटा तो हैप्पी हो जाती है और फिर बड़े अच्छे मूड की वजह से इन बच्चों की सारी बातों का जवाब देने लगती है। ये इन बच्चों को बताती है कि कानून की आंखें इसलिए बंद होती है कि ये चोरों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा होता है। एक बच्चा पूछता है कि कानून हमेशा बुरे लोगों को पकड़ता क्यों नहीं है, बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा अच्छा क्यों होता है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा बुरा क्यों होता है। ये कहती है क्योंकि हमारा जस्टिस सिस्टम मर चुका है। चलो सब मिलकर आवाज़ लगाते हैं कि इंसाफ मर चुका है, इंसाफ मर चुका है। और सब बच्चे ऊंची ऊंची आवाज़ में शाउट करने लगते हैं, आवाज़ें लगाने लगते हैं कि इंसाफ मर चुका है, इंसाफ मर चुका है। और आसपास के लोग इनको रुक कर देखने लगते हैं। डियॉन स्माइल करने लगता है। फिर ये कहती है कि मैं तो लेट हो रही हूँ, मुझे कहीं जाना है। ये बाहर जाने लगती है। डियॉन भागता हुआ इसके पीछे पीछे आ जाता है और इसको थैंक्स बोलने लगता है। ये जल्दी से अपना कोट उतारती है और बाकी की भी जो फॉर्मल सी चीज़ें यूनिफॉर्म के तौर पर, गेटअप के तौर पर इसने पहनी हुई होती हैं, इसको देखकर कहती है कि फ़लाँ फ़लाँ रूम नंबर में जाकर एक 26 आदमी वहाँ पर बैठा होगा, इसको जाकर ये चीज़ें दे दो। और खुद गाड़ी में बैठकर ये वहाँ से जाने लगती है। ये इसको कहता है कि ये मेरा कार्ड है, अगर आपको इन फ्यूचर मुझसे कोई भी काम होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। ये जल्दी से इसके कार्ड पर सिर्फ और सिर्फ एक नज़र ही डालती है और कहती है कि ठीक है, मुझे याद हो गया है, और वो चले जाती है। और ये हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे किसी को इतनी जल्दी बस एक नज़र डाल लेने से ही एक बंदे की सारी इन्फॉर्मेशन कार्ड पर से याद हो सकती है। एनीवेज फिर ये इसके बताए गए रूम में आकर वहाँ पर जो बंदा बैठा हुआ होता है इसको सामान दे देता है। और इधर हम देखते हैं ये एक चर्च में आते हैं। यहाँ चर्च में एक लड़की पहले से ही मौजूद होती है। इस लड़की का नाम मिस जिया होता है। ये काफ़ी परेशान होती है, रो रही होती है। बीटा जीसस की मूर्ति को देखती है तो इसकी आंखों में जलन होने लगती है, क्योंकि ये डीमन जो होती है। ये फ़ौरन से ग्लासेस को पहन लेती है और इस लड़की से आकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम प्रॉब्लम में हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बहुत ही मारता है, पीटता है, तुमने पुलिस कंप्लेन भी करवाई हुई है, लेकिन फिर से तुमने अपनी कंप्लेन को वापस लेने की रिक्वेस्ट क्यों की है भला? तुम ऐसा ना करो, तुम मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ।
लेकिन ये लड़की तो इसकी बातों से और भी ज़्यादा डर जाती है। इस लड़की को अपने बॉयफ्रेंड का इतना ज़्यादा डर होता है कि ये तो हर एक से ही जो इसकी हेल्प भी करना चाहता है उससे